Hello everyone. Today we will discuss alternation in industrial policy 1991। आज हम औद्योगिक नीति 1991 में संशोधन को डिस्कस करेंगे। इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 में गवर्नमेंट द्वारा टाइम पर नीड के अकॉर्डिंग, सिचुएशन के अकॉर्डिंग संशोधन किए हैं, जिसमें उसने लाइसेंस नीति में चेंजिंग किए हैं। इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 में गवर्नमेंट ने देश के 18 उद्योग को छोड़कर अन्य सभी उद्योगों को लाइसेंस की प्रोसेस से फ्री कर दिया था, लेकिन अब सार्वजनिक क्षेत्र के लिए सुरक्षित मात्र 6 टाइप के उद्योग की स्थापना के लिए लाइसेंस अनिवार्य है। जुलाई 1993 से पहले तैयार वस्त्र उद्योग सहायक व लघु औद्योगिक इकाइयों तक के लिए ही सुरक्षित था, बट अब ये क्षेत्र बड़े पैमाने की इकाइयों के लिए भी इस कंडीशन पर खोल दिया गया है कि वे अपनी उत्पादित वस्तुओं का कम से कम 50% विदेशों को निर्यात करेंगे। देश में प्रोडक्शन करने वाली ऐसी इकाइयाँ, ऐसी यूनिट जो आयातित कच्चे माल का प्रयोग कर रही हैं, उनको अब कम आयात करों पर पूंजीगत माल आसानी से अवेलेबल हो पाएगा। औद्योगिक इकाइयों के वित्तीय संकट को दूर करने के पर्पज से गवर्नमेंट ने इन सभी यूनिट्स को प्रदत्त ऋणों की दरों में कमी की है, और जो ब्याज की दर है वो मैक्सिमम रखेंगे तो वो 15% होगी। किसी भी देश में उद्योगों एवं व्यवसायों पर नियमन एवं नियंत्रण के लिए लॉ की एक व्यवस्था होती है। समय समय पर आवश्यकता अनुसार अनेक एक्ट या गवर्नमेंट जो आदेश आते हैं या कोई प्रावधान है वो निर्गत होते हैं, जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी भी उद्यमी और उसके उद्योग से संबंधित होते हैं। इसलिए इनको ध्यान में रखकर ही उद्यमी को अपने लक्ष्य एवं क्रियाओं को संचालन करना पड़ता है। इन अधिनियमों द्वारा जहां गवर्नमेंट पॉलिसी का पालन करने के लिए प्रोविज़न होते हैं, वहीं दूसरी ओर उद्योग एवं व्यवसाय के प्रोत्साहन के लिए भी कुछ लॉ होते हैं। जैसे हम कमर्शियल लॉ की बात करें तो उद्यमी को अनेक व्यावसायिक समझौते, कॉन्ट्रैक्ट करने होते हैं, जिनके लिए उद्यमी को विभिन्न वैधानिक नियमों, परिनियमों, उपनियमों, अधिनियमों का पालन करना अनिवार्य होता है। व्यावसायिक जो नियम होते हैं वो गवर्नमेंट द्वारा निर्धारित ऐसे नियम होते हैं जो कि उद्यम, व्यापारिक या वाणिज्यिक क्रियाओं को नियमित या नियंत्रित करते हैं। इन कमर्शियल लॉ के द्वारा उद्यम, व्यापार और वाणिज्य से जुड़े हुए व्यक्तियों के बीच हुए व्यवहारों से उत्पन्न जो उनकी ड्यूटीज़ हैं, उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनको तय किया जाता है। इस संबंध में कुछ कमर्शियल लॉ बनाए गए हैं, जैसे अनुबंध अधिनियम, दिवालिया अधिनियम, विनिमय साध्य विलेख अधिनियम, साझेदारी अधिनियम, कंपनी अधिनियम आदि। तो ये कुछ कमर्शियल लॉ हैं। नेक्स्ट है जैसे एक्ट रिगार्डिंग फैक्ट्री एंड लीवर, कारखाना एवं श्रम संबंधी अधिनियम। वर्तमान उद्यमी एवं संभावी उद्यमी को उद्योग की स्थापना, कर्मचारियों के स्वास्थ्य, सुरक्षा, श्रम कल्याण, पारिश्रमिक भुगतान, बोनस भुगतान आदि पर आधारित विधिक जानकारी उद्यम के अच्छे प्रबंध के लिए आवश्यक होती है। इस रेफरेंस में भी कुछ एक्ट बनाए गए हैं, जैसे श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923, श्रम संघ अधिनियम 1926, मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936, कारखाना अधिनियम 1948, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948, बोनस भुगतान अधिनियम 1965, अनुबंध श्रम अधिनियम 1970। ऐसे ही कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, उपभोक्ता संरक्षण संबंधी अधिनियम, उपभोक्ता की सार्वभौमिकता व्यावसायिक जगत का आदर्श है, लेकिन उपभोक्ता के हितों के प्रति
उद्यमी की जागरूकता और सजगता के लिए सरकार द्वारा समय समय पर उपभोक्ता संरक्षण संबंधी एक्ट पारित किए गए हैं, जिनमें भारतीय मानक संस्थान अधिनियम 1952, खाद्य मिलावट रोक अधिनियम 1954, औषधि एवं चमत्कारी उपचार अधिनियम 1955, संविष्टन वस्तु आदेश 1975 और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986। इसी टाइप से कुछ टैक्स रिगार्डिंग एक्ट हैं, एक्ट से संबंधित कुछ अधिनियम हैं जो टैक्स से संबंधित हैं। जैसे कर सरकार के राजस्व प्राप्ति का प्रमुख स्रोत होते हैं और उद्यम एवं व्यवसाय का करदाता में प्रथम स्थान होता है, प्रमुख स्थान होता है। उदारीकरण और निजीकरण के वर्तमान युग में उद्यमी एवं व्यवसाय को कर संबंधी अधिनियमों का ज्ञान होना भी आवश्यक है, क्योंकि कर संबंधी कानूनों के पालन में अगर कोई लापरवाही या अज्ञानता होती है तो वो भारी अर्थदंड, जुर्माना या सजा का प्रावधान होता है। इसलिए इस एक्ट के अनुसार करदाता के रूप में जो उद्यमी होते हैं उनका उत्तरदायित्व महत्वपूर्ण होता है। उद्योगों की विकास और स्थापना के लिए कर अधिनियम में अनेक छूटों या रियायतों का प्रावधान होता है, जिसका उद्यमी अपने द्वारा अपने हित में प्रयोग कर सकता है। इसलिए उद्यमी को टैक्स की प्रोसेस, टैक्स का स्ट्रक्चर, उसकी रेट्स, उसकी जो डिबेट है उसकी जानकारी होना आवश्यक है, जिसके लिए कुछ प्रावधान किए गए हैं। जैसे उत्पादन कर हो गए, आयात निर्यात शुल्क, आयकर, व्यापार कर, केंद्रीय विक्रय कर। तो ये हमारे टैक्स संबंधी एक्ट है। इसके साथ कुछ अदर टैक्सेस भी हैं। अन्य अनेक सामाजिक पर्यावरण अधिनियम भी व्यवसाय और उद्योग की स्थापना, उसके जो परिचालन है उसको प्रभावित करते हैं। इसलिए उद्यमी को इन अधिनियम के संबंध में भी जानकारी होना आवश्यक है, जिसमें स्टाम्प एक्ट 1881, बैंकिंग कंपनी एक्ट 1949, इंश्योरेंस कंपनी एक्ट 1956, पेटेंट एक्ट 1970, फेरा एक्ट 1973। तो ये कुछ हमारे अदर एक्ट हैं। भारतीय औद्योगिक अधिनियम 1951 और उसमें समय समय पर किए गए परिवर्तनों के फलस्वरूप भारत सरकार की औद्योगिक लाइसेंस प्रदान करने की नीति को बनाया गया। लाइसेंसिंग प्रणाली के क्रियान्वयन का अध्ययन करने और उसमें सुधार करने के लिए आवश्यक सजेशन देने के लिए 1966 में भारत सरकार ने बम्बई यूनिवर्सिटी के औद्योगिक अर्थशास्त्री, जिनका नाम था प्रोफेसर TR हजारी, को योजना आयोग के अवैतनिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया, जिन्होंने अपनी अंतिम रिपोर्ट 1966 और फाइनल जो रिपोर्ट थी 1967 में सरकार के सामने प्रस्तुत की। डॉक्टर हजारी समिति की रिपोर्ट पर लोकसभा में डिस्कस हुआ, जिसमें ये डिसीज़न लिया गया कि पिछले 10 वर्ष जो आपके 1956 से 1966 के दौरान औद्योगिक लाइसेंस नीति के क्रियान्वयन की जांच की जाए। इसी दौरान एकाधिकार जांच आयोग ने भी अपनी अक्टूबर 1965 में दी गई रिपोर्ट में कह चुका था कि लाइसेंस पॉलिसी ने आर्थिक सत्ता के संकेंद्रण को बढ़ावा देने में काफ़ी योगदान दिया है। इसलिए सरकार ने इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए 2 जुलाई 1967 को प्रोफेसर MS थैकर की अध्यक्षता में औद्योगिक लाइसेंस जांच समिति की नियुक्ति की और बाद में MS थैकर के त्यागपत्र के बाद श्री सुविमल दत्त को समिति का अध्यक्ष बनाया गया। इसलिए इस समिति को दत्त समिति के नाम से भी जाना जाता है। श्री मोहन कुमार मंगलम और डॉक्टर HK परापंजे इस समिति के अन्य सदस्य थे। दत्त समिति के सुझावों के आधार पर सरकार ने लाइसेंस पॉलिसी को देश की औद्योगिक कंडीशन के अनुकूल या फेवरेबल बनाने के लिए 18 फरवरी 1970 को नई लाइसेंसिंग पॉलिसी की घोषणा की। इस पॉलिसी की घोषणा के पीछे सरकार के कुछ उद्देश्य थे, जिन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए सरकार ने नई लाइसेंसिंग नीति की घोषणा की।
1970 की औद्योगिक लाइसेंस नीति के पूरी तरह सफल न होने के फलस्वरूप सरकार ने 2 फरवरी 1973 को नई लाइसेंसिंग नीति की घोषणा की, क्योंकि 1970 की लाइसेंस पॉलिसी चतुर्थ योजना की अपेक्षाओं को ध्यान में रखकर बनाई गई थी। इस योजना के समाप्त होने पर 5वीं योजना के अनुरूप भी लाइसेंसिंग नीति में परिवर्तन किया जाना जरूरी हो गया। 31 अक्टूबर 1977 को उद्योग मंत्रालय द्वारा एक अध्ययन दल की नियुक्ति की गई। इस अध्ययन के दल के जो अध्यक्ष थे वो उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक विकास विभाग के अलावा सचिव श्री GV रामाकृष्णन थे। इस अध्ययन दल में इनके अलावा 6 और मेंबर थे। इस अध्ययन दल को औद्योगिक अधिनियम 1951 के कार्यों एवं संबंधित नीतियों और कार्यप्रणालियों की समीक्षा करके इनकी बाधाओं को दूर करने के लिए सुझाव दिए गए थे और इस अध्ययन दल द्वारा फरवरी 1978 में सरकार के सामने सिफारिशें की गई। औद्योगिक लाइसेंस नीति को अधिक सरल और प्रभावी बनाने के लिए सरकार ने समय समय पर अनेक कदम उठाए हैं, जिससे कि उद्योगों में स्थापित क्षमता का पूरा उपयोग हो, नई क्षमता का विकास हो, संतुलित क्षेत्रीय विकास हो। 1975 और उसके बाद लाइसेंसिंग नीति में सरकार द्वारा सरलीकरण और उदारीकरण किया गया। जिन उद्योगों को लाइसेंस से मुक्त कर दिया गया है, इनके संबंध में सरकार के पास रजिस्ट्रेशन के संबंध में सभी योजनाएं समाप्त कर दी गई। अब उद्यमियों को नई परियोजना तथा पर्याप्त विस्तार कार्यक्रम के संबंध में केवल एक सूचना ज्ञापन ही जमा करना होगा। अब केवल 6 उद्योग के समूह सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित हैं, जिनमें निजी क्षेत्र द्वारा औद्योगिक इकाई की स्थापना नहीं की जा सकती। अब देश में 836 वस्तुएं पूरी तरह लघु स्तरीय क्षेत्र द्वारा उत्पादित करने के लिए सुरक्षित रखी गई हैं। आज की विद्यमान औद्योगिक उपक्रमों को विस्तृत पट्टी की सुविधा दी गई, जिसके अंतर्गत बिना किसी विनियोग के विद्यमान औद्योगिक उपक्रम किसी भी वस्तु का उत्पादन कर सकते हैं। विद्यमान औद्योगिक उपक्रमों का पर्याप्त विस्तार भी लाइसेंस मुक्त जो व्यवस्था है उससे मुक्त कर दिया गया है और आज की जो लाइसेंस व्यवस्था है अत्यंत उदारवादी है। आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।